दिसंबर की सुबह बेंगलुरु पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और खबर दी जाती है कि एक इंसान ने अपनी जान को दे दिया है। वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। पुलिस फोन पर लोकेशन पूछती है, लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि एक कमरे के अंदर एक बॉडी लटकी हुई है और बॉडी की छाती पर 4 पेपर प्रैक्टिकल लेटर में लिखे हुए हैं। 4 लेटर जो थे कैपिटल अक्षर में लिखे हुए थे। वो अक्षर क्या थे ये सुन लीजिए पहले। वो अक्षर थे, जस्टिस इज ड्यू, अभी न्याय बाकी है। यह इंसान अपने पीछे इस 4 शब्दों के साथ साथ 90 मिनट का एक वीडियो और एक 24 पेज का लेटर छोड़ गया था। कौन था ये इंसान, क्या मजबूरी रही होगी इसकी, इसके पीछे का कारण क्या था और क्यों उसने इस कदम को उठाया। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मेरे साथ जानने को और सुनने को मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई और सच्ची घटना के साथ। आज हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप देखेंगे अतुल सुभाष की कहानी आपको देखने को मिलेगी। अतुल सुभाष बिहार के रहने वाला था। उसके परिवार में सबसे बड़ा बेटा होता है। अतुल के माता पिता यानी अंजू और पवन मोदी इन्हें बड़ी मुश्किलों से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं। और अतुल एक बेंगलोर की बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और वहां से वह अपने बूढ़े माँ बाप और अपने भाई विकास की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। सब कुछ जीवन में ठीक ठाक था, सब बढ़िया चल रहा था। बस लाइफ में एक ही चीज की कमी थी, लाइफ पार्टनर की, मतलब कि अतुल की पत्नी की। और इन सारी चीजों के लिए उसने शादी.com का सहारा लिया। वहां पर एक प्रोफाइल बनाई और अपनी लाइफ से मैच खाता हुआ डाटा वहां पर अपलोड कर दिया। अब उसकी लाइफ का जो मिसिंग पार्ट था, जो उसकी वाइफ थी, बहुत ही जल्दी उसे मिलने वाली थी। और फिर अतुल की मुलाकात होती है अनीता सिंघानिया से। ये भी इस कहानी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। या यूं कहें कि पूरी कहानी इसी कैरेक्टर पे टिकी हुई है। अब जो अनीता सिंघानिया होती है वो जौनपुर यूपी की रहने वाली होती है। और अतुल जब उससे मिलता है तो पहली बार में वो इंटरेक्ट करने लग गया था। अब पहली बार निकिता से बात करी तो अतुल को महसूस हुआ कि बहुत ही सुलझी हुई है। निकिता बहुत कम बोलती थी और अतुल को लगता था कि निकिता कम बोलती है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और काबिल है, और फ़ोन पर भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती है। हमारी और इसकी सोच काफ़ी मिलती जुलती है और अतुल को निकिता बहुत समझदार लगती है। कोई लड़की कम बोल रही है, सोच समझ के बोल रही है, इससे अच्छा ये है कि ये मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उसकी भाभियाँ या माँ इत्यादि लोगों ने समझाया है कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। उनकी माँ और भाभी ने कहा कि फ़ोन पे कम बात करो। अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं। लड़कियां ज़्यादा बोलेंगी तो सच पता चल जाएगा। शादी के पहले धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अतुल को निकिता पसंद आ गई और जनवरी 2020 में इन दोनों ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शादी करने का फैसला किया। अब शादी करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। निकिता और अंकिता अभी भी शादी के बाद थोड़ी बातें कम किया करती थी, लेकिन अतुल इस चीज़ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसकी लाइफ में जब वो दोनों बात कर रहे थे, फिर इंटरेक्ट कर रहे थे, लाइफ सब कुछ ठीक चल रही थी। काफ़ी समय शादी को हो गया था। उन्हें बात करते हुए या फिर फ़ोन पे बात करते हुए या सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते हुए, तो निकिता अभी भी कम बातें करती थी। उसने अतुल से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम शेयर नहीं की और ना ही कोई प्रॉब्लम अपनी उसे बताई। जनवरी 2019 में
अतुल और निकिता की शादी हो जाती है। 2020 में इन दोनों की शादी हो जाती है और निकिता के परिवार वालों ने निकिता की जल्दी शादी कर दी, क्योंकि उसके पिताजी बीमार रहा करते थे और वो चाहते थे कि मेरे जीते जी अतुल और निकिता की शादी हो जाए। दोनों की शादी हो गई, दोनों खुश थे। अब अतुल ने निकिता को हनीमून के लिए मॉरिशस ले जाने का प्रोग्राम बनाया। मॉरिशस में अपनी मेमोरीज बनाने के लिए अतुल हनीमून पर पहुंचा। निकिता के साथ उसने अपनी पत्नी के साथ वहां पर समय बिताया, लेकिन निकिता अतुल से वहां पर भी सही ढंग से बात नहीं करती थी और जहां भी घूमने जाती दोनों का जो व्यवहार था थोड़ा सा अजीब था। अब अतुल निकिता से कहता है कि मुझसे कोई गलती हो गई। तब निकिता ने उसे रीजन बताया कि ये चीजें सुनकर अतुल का दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। निकिता इतनी ज्यादा इंटैक्ट नहीं थी क्योंकि निकिता को अतुल से शादी करनी ही नहीं थी। जी हाँ, आपने सही सुना कि निकिता अतुल से शादी करना चाहती ही नहीं थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे कहानी आपको मिलती रहे। अब वो अपने घर वालों से ज़्यादा प्रेशर में थी और उसके पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने पापा की तबीयत को देखते हुए, घर वालों के प्रेशर को झेलते हुए अतुल से शादी के लिए हाँ कह दिया था। अच्छा खासा बैकग्राउंड था, अच्छा आदमी था, तो इसलिए निकिता ने अतुल से शादी कर ली। और अतुल को इस बात को लेके उन दोनों के बीच में, अतुल और निकिता के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए, झगड़े हुआ करते थे। लेकिन अतुल ने सोचा कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। उसने ये चीज़ सभी को बताई और जीवन में स्वीकार करने की कोशिश की और उसने निकिता को बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ। दोनों मॉरिशस से वापस बेंगलोर आ गए। अतुल ने एक्स्ट्रा एफर्ट लेने स्टार्ट कर दिए। वह रोज 13 से 14 किलोमीटर बाइक पर ट्रेवल करता, निकिता को उसके ऑफिस ड्रॉप करता और वहां से पिक करता और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब अतुल पूरे एफर्ट लगा रहा था पर निकिता की नौकरी चली गई थी। उसी समय निकिता को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। निकिता घर पर ही रहा करती थी, अपना टाइम पास करने के लिए वो मम्मी से बात कर लिया करती, पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखा करती थी। और इसी समय अतुल निकिता का बहुत ध्यान रखता था। रेगुलर निकिता का वो चेकअप कराता, क्योंकि निकिता को लेकर वो बहुत पोसेसिव था, बहुत चिंता करता था। खाना बनाने के लिए उसने घर पे कुक लगा ली ताकि निकिता को तकलीफ ना हो, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। उसने निकिता का ध्यान रखने के लिए अपनी माँ को दिसंबर में बेंगलुरु बुला लिया। बस वो यह चाहता था कि निकिता अभी गर्भवती है, निकिता और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अब 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वयम रखा जाता है। अपने बच्चे वयम के आने के बाद अतुल को लगा कि हमारी ज़िंदगी सुधर जाएंगी, निकिता के व्यवहार में कोई चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा, बच्चे का और मेरा परिवार का वो ख्याल रखेगी। लेकिन निकिता को कोई तकलीफ ना हो, अतुल ने कोई जुगाड़ करके एक लेडी को हाउसमेट के रूप में रख लिया जो घर का पूरा कामकाज, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना सब किया करती थी। और निकिता पूरे दिन सिर्फ आराम करती और अपनी मम्मी से फोन पर बात करती। यही दो काम उसके जीवन में बचे थे, पहला आराम करना, दूसरा अपनी माँ से बात करना। अब ना केवल अतुल ऑफिस का काम करता बल्कि घर का भी काम करता, घर का भी सामान लाता, घर को भी संभालता, बच्चे का भी ध्यान रखता। और निकिता को देखकर वो बहुत डिसअपॉइंटेड टाइप का था, क्योंकि निकिता सिर्फ फोन पे बात करती और बच्चे का ध्यान भी नहीं रखती। अब उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, जॉब नहीं था ना तो उसके पास। अतुल को लगा कि शायद अगर निकिता वापस काम पर चली जाए तो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो वापस काम करे तो शायद बिजी हो जाएगी और वो अपने आप को अच्छा महसूस करेगी।
अब उसने रिज्यूम बनाया, बहुत सारे जगह पे निकिता के रिज्यूम दिए, उसने इंटरव्यू दिया और फाइनली निकिता को जॉब मिल गई। अब जॉब मिलने के बाद अतुल ने सोचा कि स्थिति सुधरेगी, पर स्थिति सुधरी नहीं, स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। निकिता की साइड से जॉब लगने के बाद अतुल से ये बोलने लगी थी कि तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए, तुम मुझसे पैसे कमाना चाहते हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे जॉब कराते हो। और इसी बात को लेकर वो लड़ाई झगड़ा करने लगी और अतुल से पैसे मांगती है। लेकिन इस पॉइंट से उससे ज़्यादा पैसे चाहिए थे, बिकॉज उसे पैसे अपने बिजनेस में लगाने थे। अब छोटी मोटी रकम नहीं थी जो निकिता और उसके घर वाले अतुल से मांग रहे थे। निकिता ने अतुल से 3 लाख रुपए लिए, फिर 9 लाख रुपए लिए, फिर 4 लाख रुपए लिए। और ये सोच विचार करने के बाद अतुल को उन्हें पैसे देने ही पड़े, क्योंकि अतुल को ये लगा कि मैं इन्हें पैसे दे दूं तो शायद ये विवाद खत्म हो जाए। फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया। इसी दौरान निकिता और अतुल की बीवी की तबीयत खराब हो गई। खराब होने की वजह से निकिता ने अपनी माँ निशा को उनके साथ रहने के लिए बेंगलुरु बुला गया। निशा की माँ आ गई और उसके साथ रहने लगी। अब निशा, उसकी माँ और अतुल, निकिता की माँ जो निशा होती हैं, वह अतुल से 50 लाख रुपए की मांग करती हैं, क्योंकि उनके परिवार को जौनपुर सेंट्रल एरिया में एक अच्छा घर लेना था। वह अतुल से कहती हैं कि 50 लाख रुपए दे दो, हम एक अच्छा सा घर खरीद लेंगे। लेकिन अतुल ने साफ मना कर दिया कि उसके पास उनको देने के लिए इतने पैसे नहीं हैं और मैं कहाँ से रोज इतने सारे पैसे लाऊं। अब इसी बात को घर में लेकर रोज लड़ाई होने लगी और 17 मई 2021 को निकिता ने अपना सारा सामान बांधा, अपने बच्चे वयम को अपने साथ लिया और अतुल का घर छोड़कर दिल्ली के सेंसन नाम की कंपनी में काम करने लगी और अपने बेटे के साथ वहीं जौनपुर में रहने लगी। उधर अतुल बेंगलुरु में रहकर एकदम अकेला हो गया था, टूट गया था। अतुल की जिंदगी में उथल पुथल हो गई थी, भूचाल सा आ गया था। अब अंकिता ने उसके ऊपर 9 केस लगवा दिए थे, दहेज प्रथा का, घरेलू हिंसा का, खर्चा के, और कई ऐसे केस मिलाकर कुल 9 आपराधिक मामले पंजीबद्ध करवा दिए थे। अतुल को अपने बेटे को देखे हुए लगभग कई महीने गुजर गए थे। उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। वो बेंगलुरु से जौनपुर लगभग 40 बार पेशी करने के लिए गया, पर निकिता ने एक भी बार उसको अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं दिया। और 40 बार क्यों जाना पड़ा? कभी जज नहीं होते थे, कभी बाबू जज साहब छुट्टी पे हैं, कभी छुट्टी लग गई है, कभी लॉर्ड्स की हड़ताल है। इस वजह से उसे बेंगलुरु से जौनपुर ट्रेवल करना पड़ा। अब जब ये ट्रेवल कर अतुल परेशान हो गया तो उसने निकिता से कहा कि हम अपने इस मामले को सेटलमेंट कर लेते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। तो निकिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मांग को स्वीकार करती हूँ, और डायरेक्ट उसने 1 करोड़ की मांग करी। अतुल ने सोचा कि मैं विचार करके बताऊंगा। उसके बाद उसने बोला कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। अतुल के पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो उसने लास्ट में, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि वे कोर्ट हेयरिंग में वापस जाता रहे। और इस पॉइंट पे, क्योंकि अतुल एक आदमी था, उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारा समाज हमेशा आदमी को ही गलत समझता है, औरत को कोई गलत नहीं समझता है। उसके केस का जो पेशे का पेशकार थे, वो अतुल ने उनसे मदद मांगी तो पेशकार उनकी मदद करते थे, और मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है। तो उन्हें कोशिश कर रहे थे कि अतुल की डेट एक डेट से थोड़ी दूर लगे, पर अतुल की डेट, जो हेयरिंग की डेट थी, वो एक एक हफ्ते बाद लग रही थी। अतुल को एक ही महीने में कई बार बेंगलुरु से जौनपुर ट्रेवल करना पड़ रहा था। अब बार बार उसको तकलीफ आ रही थी, छुट्टी ले रही थी, ट्रैवल करना पड़ रहा था, और उधर पेशकार 50 से 100 रुपये हर हेयरिंग पर घूस के रूप में वसूलता था। अब अतुल के केस की जो जज होती हैं रीता कौशिक, वो भी अतुल से 5 लाख रुपए की मांग करती हैं। इसका मैं
सत्यता नहीं जानता, पर जैसा वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर की गई उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको से केस को सेटल करने के लिए उसकी बीवी उससे पैसे मांग रही थी। उधर पेशकार जो था वो पेशी के लिए पैसे मांग रहा था, और उधर अतुल ये रास्ता और ट्रेवल कर 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 परेशान था। अब उन्होंने अतुल से कहा कि क्या हो गया है, वो तुम्हारी बीवी ही तो है, इतना तो चलता है, जज का कहना था, तो फिर वो क्या तुम्हारी पत्नी है? अगर तुमसे एलिमनी मांग रही है तो तुम उसे दे दो और ये हमेशा हमेशा के लिए इस मामले को खत्म कर लो। अब जैसे ही वो बात सुनता है तो वो जज साहब से कहता है कि साहब, इसने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं, जबकि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। ये झूठे केस हैं। अगर मुझे इन केसों से बरी कर दिया जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत रहम होगा आपका। अतुल चाहे कि केस सेटल हो जाए तो वो रीता कौशिक को कुछ रकम अदा कर दे, तो शायद ऐसा हो सकता है। ये सब देखकर वो अंदर से टूट जाता है। ऐसा अतुल ने अपने वीडियो 90 मिनट के वीडियो में कहा, और जो उसने लेटर लिखे 24 पेज के मरने से पहले, उसमें भी उसने लिखा। जो अतुल की मदद करने की बजाय जो देखो वो उससे पैसे मांग रहा था। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ निकिता की मम्मी पापा और निकिता को पैसों से लगाव है, उन्हें कोर्ट से कोई लगाव नहीं है, ना ही उन्हें अतुल से कोई लगाव है। ये इस बात का प्रूफ था कि इस चीज को अतुल के साथ हुई थी। कोर्ट में अतुल को एक दिन कोर्ट में ऐसा लगा कि अरे तुम जिंदा हो। उसकी माँ ने अतुल से कहा कि तुम जिंदा हो, मुझे तो तुम्हारे मरने की खबर मिली थी। तब अतुल ने इसका जवाब यह कहकर दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी, आप एंजॉय कैसे करोगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली हमें पैसे देगी, और वैसे भी पति के मरने के बाद सब कुछ पत्नी का ही तो होता है, मेरा भी तो हक तुम्हारी प्रॉपर्टी में है जो मुझे मिलेगा। ये चीज मैं बना नहीं रहा हूं, तुम लोग ये फोटोज देख सकते हो। अतुल इस पॉइंट पे, जैसे कि तुमने अभी पिछली बार फोटोज भी देखा होगा, ये हेड राइटिंग अतुल इस पॉइंट पर पूरा हार चुका था। अतुल कहता है कि मैं अपने जीवन में हार रहा हूं। उसे 3 साल से 5 लोग परेशान कर रहे थे। उसके पास जो होप थी, जो हमारा सिस्टम लॉ था, वो भी अब हार चुका था। उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, उसकी सास निशा सिंघानिया, उसका साला अनुराग सिंघानिया और निकिता का अंकल सुशील सिंघानिया ने, पहली बात तो ये सभी लोग अतुल को परेशान कर रहे थे, कोस रहे थे, उस पर झूठा केस लगाकर उसे बेंगलुरु से कानपुर बुला रहे थे। अब ये अतुल को अपने बेटे से मिलने नहीं दे रहे थे। अतुल की एक और प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि सिर्फ उसके बूढ़े माँ बाप के कारण उसको परेशान किया जा रहा है। इन 5 लोगों ने इन सालों में अतुल की जिंदगी को हिलाकर रख दिया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल ला दिए। अब अतुल सोचता है कि अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो इन लोगों के पास कोई वजह ही नहीं बचेगी मुझे और मेरे परेशान परिवार को परेशान करने के लिए। फिर उसने अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान करना, पैसों की डिमांड करना, और इन सब से बाहर निकलने के लिए अतुल सुभाष 34 साल का एक इंजीनियर 8 दिसंबर को उसने इन सब के चलते हुए अपनी जान दे दी। लेकिन वो इतनी आसानी से अपने को खत्म नहीं करना चाहता था। 8 दिसंबर को उसने 90 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसने बड़े अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपनी स्टोरी बताई, एक 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने सारे एविडेंस दिए और अटैच किए, सारे एविडेंस को उसने अटैच किया और उन सभी का नाम लिखा जिसकी वजह से उसने कदम उठाया था। उसने रात को अपने भाई को रात को 1 बजे ईमेल किया, और ये वीडियो और उसका सुसाइड नोट एक एनजीओ एज ऑफ टुडे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14 दिसंबर 2024 का दिन है, शाम के अभी ये समय हुआ है। आज के दिन निशा और अनुराग दोनों ही गायब थे। वो थर्सडे को अपने जौनपुर वाले घर से भागते हुए दिखाई दिए थे। निकिता दिसंबर से अपने ऑफिस नहीं आई थी और अब भी वो गायब थी। इस सब के बीच अतुल के माता पिता, अतुल का भाई कोशिश कर रहे थे अपने बेटे और भाई को जस्टिस दिला सकें
लोग अपने बेटे को खो चुके थे कि ऐसा बेटा जिन्हें उन्होंने अपने नाजों से पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी मेहनत से पढ़ाया, नौकरी दिलाई, सब कुछ किया, इतनी तकलीफ में वो रहा और एक केस में वो अपने जीवन को हार गया, वो केस के सामने टिक नहीं पाया। आप बात करते हैं कि जब ये इन्होंने आत्महत्या कर ली, 90 मिनट का वीडियो डाला, 24 मिनट का सुसाइड नोट लिखा, सब कुछ अपलोड किया, सोशल मीडिया, पेपर, न्यूज़ के माध्यम से ये खबर सब दूर फैल गई। अब बेंगलुरु पुलिस के पास ये जांच गई तो बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया और उसकी मां, भाई और को सुभाष की मौत के केस में सीधा अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और दे कैन गेट आउट ऑन द बेल, वो बेल पर बाहर आ गए। इस बारे में मेरे पास जानकारी ज़्यादा नहीं है कि क्या हुआ, कैसे वो छूटे। अब अतुल का जो नोट उन्होंने 24 पेज का छोड़ा था, वो हमें बहुत दुख महसूस कराती है, बहुत तकलीफ देती है। उस व्यक्ति के साथ कितना कष्ट हुआ होगा कि उसने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, उसमें सारे एविडेंस दिए और कितनी तकलीफ में था कि उसने 90 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड किया। वो नोट तुम लोगों ने फील करा होगा कि वो कितना ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा होगा। उसके बेटे के जो साथ हुआ, उसके परिवार के जो साथ हुआ, उसकी तकलीफ वही सहन कर सकता है। उसके बेटे से, अपने बेटे वयम से मिलने के लिए वो 40 बार गया, पर उन्होंने वयम को एक भी बार उससे नहीं मिलने दिया, ताकि उसके जीवन की लीला ही उसने समाप्त कर ली। अच्छे संस्कार दे सके, वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके, वो यही चाहता था। उसके बेटों को बड़ा करके अतुल की आखिरी इच्छा यह थी कि उसकी अस्थियां जो थी वो जब तक ना बहाई जाएं, जब तक कि उसको न्याय न मिल सके। अतुल ने यह कहा कि वेटिंग फॉर जस्टिस, और जस्टिस अभी मुझे मिला नहीं है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, मेरे कातिलों को, जिन्होंने मुझे परेशान किया, हैरान किया, अगर उन्हें सज़ा नहीं मिलती है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने किसी गटर और नाले में बहा दिया जाए। जब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन न किया जाए, जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाए। सोचिए उस आदमी पर कितनी तकलीफ रही होगी, कितनी पीड़ा में वो गुजरा होगा कि उसने अपनी अस्थियों को गंगा जी में या किसी पवित्र नदी में बहाने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक मुझे न्याय ना मिले, मेरी अस्थियों को बहाया ना जाए, और यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने किसी नाली और गटर में बहा दिया जाए। वह, उसकी अंतरात्मा दुख से, तकलीफ से, इनके कष्टों से भर चुकी थी। वो जिंदगी में अपने आप से हार चुका था। इसीलिए उसने 90 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, और पूरा वाक्य, पूरी कहानी, जो घटना उसके साथ हुई, जो तकलीफ हुई, जो धोखा हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो उसने इन पन्नों में, उस वीडियो में लिख दिया। अतुल को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसकी भगवान उसकी अंतरात्मा को शांति दे, और जांच होने के बाद जो भी दोषी है उसे कठिन से कठिन सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप विपत्तियों में कभी भी ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आपको अपना जीवन समाप्त करना पड़े और आपका परिवार बिखर जाए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना, कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं कि जिससे आपको अपने जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़े, क्योंकि तकलीफ तो आती जाती रहेंगी। जीवन का पड़ाव है, पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें इसका सामना करना है। पर अपने आप को समस्या और परेशानी में कमज़ोर कभी ना समझें। इस कहानी का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि आपको दुख पहुंचाना है। सचेत रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स, अपनी राय में बताएं, ताकि मैं ऐसी कहानियां बनाता रहूं। आप कहानी देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगली कहानी, अगली घटना, अगले वाक्य में फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।